नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। आज जो हमारी पूरी प्रजाति है आरआरबी परीक्षार्थियों की, प्रजाति ही है एक अलग। तो ये पूरी प्रजाति के मन में कुछ गिने चुने सवाल हमेशा घूम रहे हैं और इनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। तो आज मैं आपके लिए संतोषजनक उत्तर लेके आया हूं प्रूफ के साथ। और वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सभी पूछते हैं, मुझसे भी पूछा, वेबसाइट पे भी पूछते हैं, फेसबुक पर भी पूछते हैं, जो अलग अलग स्टडी के लिए जो ग्रुप बने हैं आरआरबी के लिए उनमें भी मैं देखता हूं पूछते हैं। और कुछ नए लोग भी हैं जो लोग पहली बार परीक्षा के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके मन में भी, और कुछ लॉकडाउन की वजह से इस तरह के प्रश्न आ गए हैं। तो आइए सबसे पहले उन प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट, कब होगी आरआरबी की परीक्षा या कब होगी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा? सबसे बड़ा प्रश्न। एक जो है शोर सा मच रहा है कि एग्जाम जुलाई में हो जाएंगे। आरआरबी ने एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मीटिंग की है। बिल्कुल सही बात है, 22 जून को जो है ये मीटिंग हुई है। लेकिन इस मीटिंग की सच्चाई क्या है? क्या ये मीटिंग एग्जाम करवाने के लिए हुई है? बिल्कुल एग्जाम करवाने के लिए हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जुलाई में एग्जाम होंगे। कब होंगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा प्रश्न, एग्जाम का पैटर्न। मैंने अपने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसमें सूक्ष्म तौर पे मैं डिस्कस करूंगा जल्दीबाजी में, आप समझ भी जाएंगे। तीसरी चीज, साइंस के लिए कौन सी किताब पढ़ें? बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, कोई एक अच्छी सी किताब बताइए जिससे हमें आरआरबी की परीक्षा में साइंस को पढ़ने में मदद मिले, उसके बारे में। अच्छा, मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करें? यह भी एक कंसर्न है। बहुत सारे टीचर को मैंने देखा है ट्रिक वगैरह पढ़ाते हुए, तो उसके बारे में बताएंगे क्यों, क्या, कैसे पढ़ना चाहिए मैथ और रीजनिंग के संदर्भ में। उसके बाद सामान्य ज्ञान के लिए क्या पढ़ें? तो सामान्य ज्ञान के लिए जो है किस तरह से पढ़े मैं बताऊंगा। कोई निश्चित सिलेबस तो नहीं है आरआरबी का, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हमें सहायता कर सकता है परीक्षा में या अच्छे परिणाम लाने में। उसके बाद निगेटिव मार्किंग का पैटर्न। क्या निगेटिव मार्किंग जो होती है वो नॉर्मलाइज स्कोर लाने में कुछ सहायता करती है, कुछ इफेक्ट करती है उसको, उसके बारे में। और उसके बाद कितनी देर औसतन पढ़ें, रोजाना आपको कितनी देर पढ़ना है। उसके बाद करंट अफेयर्स का क्या रोल है, और अंतिम में प्रैक्टिस ज़्यादा करें या पढ़ें, और कब ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कब कम पढ़ें, उसके बारे में। तो आपको सुन के लगा होगा कि सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप ये सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा रिजल्ट जरूर इफेक्ट कर जाएगा। पहला प्रश्न छोड़ के कब होंगी, आप नहीं भी सुनेंगे तो जब होंगी आपको देना है। लेकिन क्या इफेक्ट पड़ेगा? परीक्षा की जो तारीख है या संभावित तारीख है, तारीख तो अभी आरआरबी ने रिलीज नहीं की है, संभावित तारीख जो है अगर आपको पता चल जाए कि इस महीने के आसपास हो सकता है, तो अपनी तैयारी को आप उसी के हिसाब से एक नई दिशा देंगे और एक टारगेट रखेंगे कि इतने दिनों के अंदर, उससे 15 दिन पहले हमें अच्छी तैयारी कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये है आरआरबी चेन्नई का नोटिफिकेशन, टेंडर नोटिफिकेशन। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होती है और वह एग्जाम कंडक्ट करती है, और वही एजेंसी टेंडर लेती है एग्जाम दिलवाने के लिए बच्चों को, परीक्षार्थियों को। तो पहले से टेंडर दिया जा चुका था। मैं इस नोटिस को बहुत ही शॉर्ट में, जो नोटिस में क्या क्या दिया गया है, हालांकि भुवनेश्वर, आरआरबी भुवनेश्वर और दूसरे आरआरबी जो हैं सब पे ये दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारत सरकार के द्वारा ये टेंडर जो है रिलीज किया गया था, और टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। अब जो बिडर्स हैं, इसमें लिखा हुआ है बिडर्स, एक शब्द का उपयोग किया गया है। ये बिडर्स क्या होता है? बोली लगाने वाले। तो जो प्री बिडर्स हैं, यानी पहले से ही जो बिडर्स हैं, जो इन्होंने जो बोली लगा दी है, उनके लिए नए दिशा निर्देश को लागू करने के लिए, चूंकि पहले कुछ नियम एवं शर्तें थी, कोविड-19 की वजह से नियम एवं शर्तों में बदलाव आ गया है। क्यों? जैसे सैनिटाइजर का उपयोग पहले नहीं था, अब है। मास्क का उपयोग पहले नहीं था, अब है। सोशल डिस्टेंसिंग पहले नहीं था, अब है।
50 बच्चों की जगह 15 बच्चों को एग्जाम लीजिए एक कक्षा में, पहले नहीं था अब है। ये सारी चीजों के बारे में देखिए, ये नोटिस आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है, इट इज वंस अगेन reiterated that the pre-bid conference will be held on the scheduled date as advised in Carringendum number 5 as 3/7/2020 at 11 hours। 11 hours रेलवे की भाषा है, मतलब 11 बजे दिन में। 11 बजे दिन में 3 जुलाई को यह मीटिंग होने वाली है। किस चीज के बारे में? तो जो प्री बिडर्स हैं उनके लिए क्या नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उनके डिटेल्स लिए जाएंगे और उनको सारे जो है सारी चीजें ईमेल की जाएंगी कि आपको अब इस तरीके से एग्जाम लेने, क्या व्यवस्था आपके पास है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जो भी एजेंसी है उनके लिए, परीक्षार्थी के लिए नहीं। पूरे नोटिस में कहीं भी परीक्षार्थी का जिक्र नहीं हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का जिक्र हुआ है लेकिन परीक्षार्थी का जिक्र नहीं हुआ है। ये नोटिस परीक्षार्थी के लिए नहीं है। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो जारी किया है ये सभी बिडर्स के लिए है जिन्होंने बोली लगाई है, और जो भी एजेंसी जो है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA जो एग्जाम लेंगी उनके लिए है। दिशा निर्देश, नए दिशा निर्देश के पालन हेतु ये नोटिस के लिए ये नोटिस जो है जारी की गई है। दूसरा जो पैटर्न है वो है, इन व्यू द चेंजेज सिनेरियो ड्यू टू कोविड-19 द एग्जाम आर likely to be held by observing stipulated guidelines related to COVID like social distancing, sanitization of exam venues, biometric fixing etc। सभी चीज़ों में बदलाव होंगे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नए एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना है। ये आरआरबी ने ऐसे निर्देश दिए हैं। इसी का पालन करने के लिए जो है इसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि hence prospective bidders are further allowed to submit any additional or revised queries related to above tender by email to ntpc@rrbchennai@gmail.com by 28/6/2020। 28 जून तक सबको जो है, जो भी परेशानी है, जो भी प्रश्न है आपके मन में, आप आरआरबी की एनटीपीसी की वेबसाइट पे आप भेज सकते हैं, ऐसा बताया गया है। ये नहीं कहा गया है कि एग्जाम लेंगे और 3 तारीख को जो मीटिंग कर रहे हैं वो एग्जाम हम लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कैसे लेंगे इसके लिए कर रहे हैं, डेट फिक्स करने के लिए नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है, थ्रू इट इज प्लान टू होल्ड द प्री बिड कॉन्फ्रेंस इन पर्सन एट आरआरबी चेन्नई ऑफिस। देखिए मैं चेन्नई की बात कर रहा हूं, तो आरआरबी चेन्नई के लिए है, आरआरबी भुवनेश्वर तो वहां के ऑफिस में मीटिंग कंडक्ट होगी। हर जगह मीटिंग कंडक्ट हो रही है, जहां जहां जो भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है जिस जगह पे, वहां के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एट आरआरबी चेन्नई ऑफिस ड्यू टू एनी एजेंसी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स एट द लास्ट मिनट द मीटिंग में बी हेल्ड ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी जो है यह मीटिंग होगी। और जो इसमें दिया हुआ है कि प्लीज द प्रोस्पेक्टिव बिडर्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड द डिटेल्स ऑफ द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑथोराइजेशन लेटर, ईमेल आईडी, मोबाइल, जो भी आपके पास लेटर्स है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी आपको अपने मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट सब चीज़ अपडेट कर दीजिए ताकि कोई भी खबर हो आपको बता दे। क्लियरली इसमें लिखा हुआ है, नो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट विल बी रिलीज्ड। कोई न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट रिलीज नहीं होगा, सभी चीज़ें इस वेबसाइट के थ्रू होंगी टेंडर्स वाले लोगों के लिए। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये एग्जाम के लिए नहीं कहा गया है। एग्जाम का पैटर्न जो है लेने की जगह, वेन्यू वगैरह का, सैनिटेशन वगैरह कुछ विशेष व्यवस्था के लिए जो बिडर्स हैं, जो लोगों ने टेंडर लिया है उनके लिए एक निर्देश जारी किया गया है। अब कितने लोगों ने इसको जो है एक शोर हल्ला मचा दिया है कि भाई एग्जाम होगा, जुलाई में एग्जाम होगा, बच्चे पैनिक हो गए। पैनिक होने की जरूरत नहीं, आराम से तैयारी कीजिए। एग्जाम कब होगी? एग्जाम होना होगा, सब कुछ ठीक रहा तो कम से कम सितंबर अक्टूबर तक चला जाएगा, लास्ट मंथ तक। आराम से तैयारी कीजिए। कई जगह मैंने पेपर की कटिंग देखी, जल्द होने वाली है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, तो परीक्षाएं जल्द होने वाली तो लोग ज्यादा पढ़ेंगे न्यूज को, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आशा करता हूं मीटिंग का मतलब समझ गए होंगे। नहीं समझे एक बार आराम से जाके पढ़िएगा, जो मैंने आपको बताया आरआरबी की इसी वेबसाइट पे टेंडर का जो है पीडीएफ फॉर्मेट दिया हुआ है। ये चीज हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इसलिए मैंने थोड़ा समय लिया। उसके बाद कैसा होगा पैटर्न,
दूसरे सवाल का जवाब। कैसा होगा पैटर्न भाई? जैसा होता था 50 + 50 क्वेश्चन आएंगे, 50/50, पहले 60/40, अभी 50/50। अब इसमें क्या होगा कि जो 50/50 में बता रहा हूं, 50 में आपका साइंस और जनरल नॉलेज दोनों होगा और 50 में मैथ और रीजनिंग होगा। कभी कभी तो 60 भी आते हैं, तो ज्यादातर मैथ रीजनिंग आएंगे, 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज या जनरल साइंस से आएंगे। ये एक पैटर्न है। उसके बाद है साइंस के लिए कौन सी किताब पढ़े। कभी कभी क्या होता है, क्या हमें पूरा इतिहास, माफ कीजिएगा, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत होती है? अरे भैया ऐसा पढ़ेंगे तो जीएस भी छूट जाएगा, रीजनिंग भी छूट जाएगा, मैथमेटिक्स छूट जाएगा। लगेंगे पूरा लेके 6 से लेके 10 तक साइंस पढ़ने, उसके लिए टेंशन नहीं, स्मार्ट स्टडी करो। सामान्य विज्ञान के लिए आपको क्या करना है, लूसेंट की एक किताब लेनी है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, या फिर चैप्टर वाइज जो दिया रहता है उसको भी आप ले सकते हैं, और उसको लेके आप आराम से पढ़िए, कोई परेशानी नहीं आएगी। लिमिटेड प्रश्न होते हैं सभी चैप्टर से। उसके बाद तीसरा प्रश्न, मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करें। अब देखिए, मैं देख रहा हूं क्या यूट्यूब पर कुछ दिनों से कि मैथ और रीजनिंग के लिए लोग ट्रिक बना रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक कभी काम नहीं देगी अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो। सबसे पहले अगर आप लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो लाभ हानि का करेक्ट्स जो होता है, बेसिक्स होता है, आपको कम से कम पता होना चाहिए, तभी आप ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो ट्रिक पढ़ा है उसी पे बेसिस क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में आएंगे। आपने 50 ट्रिक पढ़ा है, एग्जाम में प्रश्न आएंगे उस पर 91वां ट्रिक आ जाएगा, एक अलग ट्रिक निकल आएगा। तो केवल ट्रिक पढ़ने से आपकी परीक्षा नहीं निकलेगी, कंफ्यूज हो जाओगे और सोचने लगोगे कि इस प्रश्न पे कौन सा ट्रिक अप्लाई करें। सारे ट्रिक आपस में मिक्सिंग हो जाएंगे। एक चैप्टर के लिए हमने 50 ट्रिक पढ़े हैं, तो ऐसे ऐसे जो है 10 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस में, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बेसिक नॉलेज जरूर जानो, थोड़ा सा बेसिक, एटलीस्ट बेस उसका जरूर जान जाओ। मैंने ये नहीं कहा शुरू से बेसिक बनाओ, बेस जानते हुए ट्रिक को अप्लाई कीजिए। एक तरफ बेस, एक तरफ ट्रिक, तब आप बना पाएंगे। रीजनिंग नीड्स मोर प्रैक्टिस। रीजनिंग के जितने ज्यादा क्वेश्चन हैं, आप धराधर एग्जाम जैसे साइको के लिए लोग तैयारी करते हैं, आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। नए नए तरह के रीजनिंग की जो है प्रश्न आएंगे आपके सामने, और आप उन्हें अपना दिमाग लगा के बनाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बन रहा है, परेशानी किसी बड़े से पूछिए, किसी शिक्षक से पूछिए, मेरे पास भेजिए, मेरे फेसबुक के मैसेंजर भेजिए, मैं उन्हें देखूंगा और बताऊंगा कैसे प्रश्न कम से कम समय में उनको आपको सॉल्व करना है। तो डेली आपको कम से कम अगर 10-10 बनाते हैं तो आपको डेली आइडिया मिलेगा, आपका माइंड डेली रिफ्रेश होगा, और आपको रीजनिंग जो है बनाने में बहुत अच्छा महसूस होगा परीक्षा हॉल में, क्योंकि परफेक्ट नंबर आते हैं रीजनिंग में। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे जो है मार्क्स लाएंगे, उतने अच्छे से आप बना पाएंगे कम से कम समय देते हुए। ठीक है, उसके बाद सामान्य ज्ञान के लिए क्या पढ़ें। सामान्य ज्ञान देखिए, जितना सिलेबस दिया हुआ है उतने में तो इतनी सारी किताबें हो जाएंगी सामान्य ज्ञान में। तो क्या सब पढ़ना जरूरी है डिटेल में? क्या प्रश्न तो कहीं से भी आ जाते हैं। सबसे बड़ा फैक्ट आपको बताता हूं मैं, आरआरबी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं ये लोग। तो आप कहेंगे तो पढ़े कैसे? तो भाई साहब उसका तरीका है। आप सारे इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट बोल्ड टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग जो है कवर करेंगे। जैसे अगर आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत में आप लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप जो है स्टोन की स्टडी को क्या कहते हैं, पाषाणों की स्टडी को क्या कहते हैं, सिक्कों की स्टडी को क्या कहते हैं, ऐसे करके एक वन लाइनर क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे, आपको याद रखने होंगे। उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, जो मेरी क्लास शुरू होने वाली है 3 जुलाई से। उसके बाद निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग सभी जानते हैं 0.33, 3 प्रश्न गलत हुए तो एक सही में से आपका कट जाता है। इसके लिए नॉर्मलाइज स्कोर पे कोई असर नहीं पड़ता। नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो डिपेंड करता है कि उस दिन कैसे प्रश्न आए हैं। अगर इजी प्रश्न आए हैं तो नॉर्मलाइज स्कोर जो है आपका कम जाएगा। अगर हार्ड प्रश्न आया उसमें आपने अगर 50 स्कोर कर दिए तो नॉर्मलाइज स्कोर आपका बढ़ जाएगा। वो कोई बड़ी समस्या नहीं। निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है, कम से कम समय लेते हुए अधिक क्वेश्चन को टच करना है।
कितनी देर औसतन पढ़े रोजाना? तो 3 घंटे 30 मिनट। और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो 4 घंटे ज़्यादा हो जाएंगे। 3 घंटे 30 मिनट डेली पढ़िए। तीनों विषयों पर समय दीजिए, आधे घंटे करंट अफेयर्स पर समय दीजिए, बहुत है औसतन। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है। डेली करंट अफेयर्स को बिल्कुल ना छोड़े, डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को पढ़ें। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्या कीजिए कि अभी जनवरी से लेके जून तक का करंट अफेयर्स जुटा लीजिए, पीडीएफ बहुत जगह मिल जाएंगे। और डेली आप 20-20 प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको अगले 15 दिन में जो है सारे क्वेश्चन अब जनवरी से लेकर मई तक का कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स को कभी इग्नोर ना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का योगदान है। अंतिम चीज मैं बताऊंगा, फोकस टू मोर प्रैक्टिस। अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हर 3 दिन पर, फैक्ट बता रहा हूं दोस्त, याद रखना, हर 3 दिन पर आपको एक प्रैक्टिस सेट बनाना है। पढ़ने के बाद हर 3 दिन पर एक प्रैक्टिस सेट बनाना है। और प्रैक्टिस सेट बनाने में आपको जीके में ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा, रीजनिंग और मैथ का ज्यादा प्रैक्टिस होगा। और उस पर आपको कुछ चीजें ऐसी पता चलेंगी जो आप नहीं जानते थे। कुछ प्रश्नों का संग्रह आपके पास हो जाएगा। 3 दिन पे एक प्रैक्टिस, 1 in 3। तो ये चीजें मुझे लगा बहुत सारे बच्चे इसके लिए कंफ्यूज रहते थे, कब परीक्षा होगी, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। दोस्त कुछ नहीं है, एक प्लान बना के चलेंगे, ठीक हो जाएगा। वैसे मेरी 3 तारीख से क्लास शुरू होने वाली है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। एग्जाम नगरी चैनल का नेम है, आपके स्क्रीन पे है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपको लगे कि वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर शेयर करें दोस्तों में। मैं क्लास शुरू कर जाऊं सभी विषयों की, और एक समुचित ढंग से तैयारी करेंगे हम। तो कंफ्यूज ना हो, हड़बड़ाए नहीं, पैनिक ना हो। परीक्षाएं होंगी, अभी नहीं होंगी, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। निश्चिंत भी ना होकर बैठे, एक स्मूथ वे में आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को जो है एक नई दिशा देते रहिए। परीक्षाएं आएंगी, चली जाएंगी, क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद CBT 2 है, दूसरा परीक्षा, वो भी सेम पैटर्न का। पढ़ाई जारी रखनी है, उसको नहीं रोकना है। अब पैनिक होकर ना पढ़े, जल्दीबाजी में बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रयास ना करें। जब तक आपका मन करे तभी पढ़ें। आशा करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जो है उत्तर दूंगा। नहीं होगा तो ढूंढ के दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।